हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये दूसरा लेक्चर है 11th स्टैंडर्ड के लिए, 11th क्लास के लिए। केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक, हालांकि मैंने शुरुआत की थी केमिस्ट्री की डिफिनेशन, केमिस्ट्री के पार्ट, वाटर फोर्स थ्योरी, राइट, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। और अब उसके आगे ये दूसरा लेक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको बताने वाले हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट तक मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। और मैंने आगे भी बोला था कि केमिस्ट्री के नाउडेज केमिस्ट्री के 4 पार्ट है, क्लियर है, जिनमें एक नाम आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री। समझ आई बात? देखो, ये आप जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, चौथा पार्ट बचा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में आप नहीं जानते, तो चलिए मैं आपको एक जनरल बता दे रहा हूं। जनरल एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया, ये बताया, ये बताया। अब हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल डिपार्टमेंट जो होता है, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों को मिला करके या तीनों पोर्शन से रिलेटेड जो अदर चीजें बनती हैं, एज ए डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी चीजें बनाई जाती हैं, वो सारा डिपार्टमेंट आएगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, अब सवाल ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी कई पार्ट हैं। अभी जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, देन आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। ओके, तो देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत लगभग 8-10 तो मान ही लो, इतने पार्ट लगभग आते हैं। डे बाय डे वो पार्ट बढ़ते जाएंगे। कैसे दिखाते हैं? जैसे कि मान के चलो, जितने एलॉय, ठीक है, जितने भी एलॉय बनते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जितनी मेटल्स की मूर्तियां बनती हैं, ये सब मेटलर्जी डिपार्टमेंट आता है ना, ठीक है। ओके, अब जितने भी कपड़े बनते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हैं, टेरिकॉट के हैं, टेरिलीन है, और भी ढेर सारे जो तरीके होते हैं, तो जितने भी कपड़े बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में माना जाता है ना उन्हें, ठीक है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, जिसे आप टेक्सटाइल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। अब जैसे एक नाम आता है फर्टिलाइजर बनते हैं जिस डिपार्टमेंट में, तो फर्टिलाइजर के तौर पर आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, यूरिया। उसके बाद एक दूसरा पॉपुलर नेम आता है डीएपी, और भी अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स आते हैं, क्लियर है। तो जो या जिन चीजों का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, लेदर केमिस्ट्री। लेदर केमिस्ट्री का नाम सुना है? लेदर केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया, जो लेदर डिपार्टमेंट, मतलब चमड़ा, हिंदी में चमड़ा कहेंगे, इसमें आप कहोगे लेदर से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं, वो सब किसमें आ गया? लेदर केमिस्ट्री। मतलब वो लेदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट किसमें आएगा? एनालिटिकल में आएगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी बनते हैं, वो सब किस डिपार्टमेंट में आएंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। वैसे ही एक नाम आपका और आता है, जिसे आप कह दोगे कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। नाम सुना है? कॉस्मेटिक केमिस्ट्री मतलब आप ये समझ लो कि नेल पॉलिश से लेकर फेयर एंड लवली तक सारी चीजें, जितने भी चीजें बनती हैं, वो सब किसमें आएगा? कॉस्मेटिक केमिस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री आपने फॉर एग्जांपल समझ लिया, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री समझ लिया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री समझ लिया, इस टाइप के। अब जैसे एक नाम और आता है प्लास्टिक, तो आप वो प्लास्टिक डिपार्टमेंट अलग है, प्लास्टिक केमिस्ट्री आप उसे मान के चल सकते हो। तो इस तरीके से ढेरों जितने भी डेली बेसिस से रिलेटेड जितनी चीजें बनती हैं, वो सारे डिपार्टमेंट किसमें आएंगे? एनालिटिकल डिपार्टमेंट में काउंट किए जाएंगे, क्लियर है। मेटलर्जी डिपार्टमेंट एक अलग है आपका, एंड जैसे ग्लास बनते हैं, वो आपका एक मैटर अलग है। इसके अलावा मिट्टी के भी बर्तन बनते हैं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन है, क्रॉकरी वगैरह है, वो सारा डिपार्टमेंट, उसमें भी तो केमिस्ट्री का रोल है ना। कुछ चीजें तो ऐसी मिलाई जाती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कुछ भी मिला करके तो कुछ नई नई चीजें बनती हैं, जिसे हम किसमें काउंट करेंगे? एनालिटिकल डिपार्टमेंट में, क्लियर है। वुड से भी ढेर सारी चीजें बनती हैं, वो भी किसमें काउंट किया जाएगा? एनालिटिकल डिपार्टमेंट,
क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं कह दूं हड्डियों से भी चीजें बनती हैं, हालांकि वो ऑर्गेनिक में काउंट किया जाएगा। जैसे हाथी दांत की ढेर सारी चीजें बनती हैं, बहुत से जानवर की सींग जानते हो ना, उनसे भी ढेर सारी चीजें बनती हैं, सजावट की चीजें या कुछ मेडिसिन भी बनती हैं। वो सारी चीजें किसमें आएंगी? एनालिटिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि आपने एक सुना होगा, कस्तूरी का नाम सुना होगा, हिंदी में कस्तूरी कहते हैं, अब मराठी या इंग्लिश में शायद कुछ और कहते हो। तो हिरण का जो नाभि होती है वहां पर कस्तूरी पाई जाती है, काफी गर्म मानी जाती है, तो वो एज ए मेडिसिन बनती है। ठीक है, ऐसी ढेर सारी चीजें बनती हैं। तो वो सारा डिपार्टमेंट किसमें काउंट किया जाएगा? वो सारा किसमें माना जाएगा? एनालिटिकल डिपार्टमेंट। हालांकि इसके बारे में आपको 11th 12th में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल डिपार्टमेंट आखिर है क्या। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन देगा और कहेगा बताओ कि उसने कह दिया यूरिया है, यूरिया बनाया गया। अब बताओ यूरिया किस केमिस्ट्री में काउंट किया जाएगा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या एनालिटिकल? अरे यूरिया फर्टिलाइजर की बात कर रहा है। यूरिया फर्टिलाइजर में खाली यूरिया थोड़ा ना होगा, और भी ढेर सारी चीजें होंगी, कुछ छोटी मोटी, उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कुछ मॉलिक्यूल्स, एटम्स होंगे ना। ठीक है, तो वो यूरिया जो फर्टिलाइजर एक बोरे में पैक होकर जो मार्केट में मिलता है, वो किसमें काउंट किया जाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन अगर कोई प्योर कंपाउंड आप उठा लो, जैसे नमक, तो नमक तो प्योर कंपाउंड है ना, NaCl, वो एनालिटिकल में थोड़ा ना आएगा, वो किसमें आएगा? NaCl इनऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक में माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आप प्योर यूरिया लेके चलते हो, NH2CO NH2, वो किसमें माना जाएगा? वो ऑर्गेनिक में माना जाएगा। लेकिन प्योर यूरिया को मिक्स करके एक फर्टिलाइजर बनाया जाए, जिसमें मान लो कि 70 to 80% यूरिया है, बाकी अदर है, तो वो मिक्सअप किसमें माना काउंट किया जाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है? तो ये आज आपको कंफर्म हो गया केमिस्ट्री के नाउडेज 4 पार्ट है। कंफर्म? 11 12 में आपको ये 3 ही पढ़ने हैं, आगे वो आपके काम आएगा। तो चलिए अब सवाल, क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, वैसे ही क्या हुआ? वाइटर फोर्स थ्योरी डेड हो गई। ये पिछली बार मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में। अब वाइटर फोर्स थ्योरी डेड हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ऑर्गेनिक से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते ही हैं, अब आप इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। बात समझ में आ गई? अब बताओ, जब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब आपस में बनाया जा सकता है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, राइट? लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी मेजर क्वांटिटी में बनने लगे कि स्टडी करने में थोड़ा आसानी रहे, इसलिए उस पोर्शन को अलग ही रहने दिया गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आज भी केमिस्ट्री के 3 पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक पोर्शन अलग, इनऑर्गेनिक अलग एंड फिजिकल अलग। ठीक है, अब सवाल, मेन सवाल कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होने लगे? उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पांसिबल है? ऐसी क्या खास बात है? तो इस बात को जानने के लिए इसका जवाब ये होगा कि मेजर क्वांटिटी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुए, उसके लिए इकलौता एक कैंडिडेट सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है, जिसका नाम आता है कार्बन। ठीक है, क्या नाम बना? कार्बन। तो देखिए, सवाल ये था कि मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों सिंथेसिस हुए, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल था? तो जवाब आएगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके कारण मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुए। तो सवाल ये है कि कार्बन में ऐसी क्या क्वालिटी है कि मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होने लगे? तो उसका जवाब ये होगा नंबर 1। इसका जवाब नंबर 1, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, दूसरा, आप देखो इसमें क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है तो खाली कार्बन की ही थोड़ा ना होती है, और भी कई कैंडिडेट हैं, जैसे कि कार्बन के ग्रुप में जितने हैं उनकी सभी की टेट्रावैलेंसी होगी ना। तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई इसमें? क्लियर? तो चलिए इसके आगे भी इसका जवाब, नंबर 1 कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, और नंबर 2 कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। वैसे आप यहां देख सकते हो हाई या हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज सबसे हाईएस्ट होती है। अब सवाल ये है कि कैटेनेशन क्या है?
तो जरा समझिए, कैटेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम या ढेर सारी क्वांटिटी में ब्रांचेस जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसे हम कहेंगे कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज। किसी भी चीज की ब्रांचेस बनाने की कैपेसिटी अगर जितनी ज्यादा होगी, उसे ही कहा जाएगा कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? एग्जांपल के तौर पर जैसे कार्बन है यार, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है ना, होती है, तो ये चारों तरफ से ऐसे बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? आप ऐसे चेक करके देख सकते हो, कहीं से भी, कहीं भी ये ब्रांच बनाता है ऐसे चला जाएगा, कितनी भी बड़ी कहीं से भी आप ब्रांच बनाते इसको ले जा सकते हो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो ये चारों तरफ से ब्रांचेस बनाने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? तो क्या है, ये कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा किसमें होती है? कार्बन में होती है। तो आगे फिर क्लास क्वेश्चन, यार कार्बन में कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज इतनी हाईएस्ट क्यों होती है? तो इसका जवाब जानते हो क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज कार्बन में हाईएस्ट इसलिए होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है, कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज कार्बन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्यों है? तो आप कहोगे ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब सवाल ये है कि स्मॉल साइज, स्मॉल, इससे भी छोटे लोग पड़े हुए हैं, इससे भी छोटे एलिमेंट है, तो इसका जवाब ये होगा यार ड्यू टू स्मॉल साइज का मतलब है कि यह कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। बात समझ में आ गई? अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, टेट्रावैलेंसी भी है, हाईएस्ट कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज भी है, और ये प्रॉपर्टीज हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण है। और ये हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि उसका स्मॉल साइज है अपने ग्रुप। अब सवाल ये है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का स्मॉल साइज से क्या लेना देना है, ये समझने वाली बात है। तो जरा यहां पर एक बात समझो, पावर एंड स्ट्रेंथ में बड़ा डिफरेंस है, या हिंदी में कह लो ताकत और क्षमता। क्षमता मतलब कैपेसिटी, ठीक है? इसको एक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कोई आपसे कह दे कि यार आप 50 किलो का वेट उठा पाओगे, चलो आप दो लोग हो, आपने 50 किलो का वेट उठाने की बात करी, तो दोनों कैंडिडेट ने 50 किलो का वेट ऐसे उठा लिया, क्लियर? तो 50 किलो वेट आप उठा पाते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप में ताकत है कि 50 किलो का वेट आप उठा लेते हो। अब सवाल ये है, अब यहां पर स्ट्रेंथ कैसे नापी जाएगी? तो देखो, स्ट्रेंथ नापने का तरीका क्या है कि आपने 50 किलो वेट उठाया, तो इसका मतलब है कि आप में 50 किलो उठाने की ताकत है, पावर है, लेकिन उस 50 किलो वेट को कौन कितनी देर उठाए रख सकता है? जो जितनी देर उठा के रख पाएगा उसे कहा जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। बात समझ में आ गई? स्ट्रेंथ और ताकत में डिफरेंस समझ आया? अब उस स्ट्रेंथ या पावर को, स्ट्रेंथ को हम स्मॉल साइज से कैसे रिलेट करते हैं, तो ऐसा दिमाग लगाओ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, सर मैं क्लास में बताता हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि ऐसा समझ लो, मान लो 1 साल के बच्चे को आपके साइड में लेटा दिया जाए और एक साइड में आपको लेटा दिया जाए, और दोनों से कहा जाए कि 20 मिनट तक लगातार हाथ पैर चलाने हैं, बिल्कुल रुकना नहीं है, बगैर रुके हुए 20 मिनट तक हाथ पैर चलाने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चा 20 मिनट नहीं, वो 1 घंटे तक हाथ पैर चलाता रहेगा, लेकिन आप घड़ी देख के 5 मिनट भी हाथ पैर उसके बराबर नहीं चला सकते। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू आपके। समझ आई बात? अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज, उसका साइज आपकी बॉडी से बहुत कम है, तो लगातार 20 मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और 20 क्या हुआ, आधे घंटे 1 घंटे तक भी हाथ पैर चला सकता है, लेकिन आप नहीं चला सकते बिकॉज आपका साइज बहुत बड़ा है, और आपकी ताकत तो उससे ज्यादा है बट स्ट्रेंथ उससे कम है। समझ आ गई? क्षमता, कैपेसिटी उससे आपकी कम है। तो ये अब आपको रिलेशन समझ आया कि कार्बन अपने ग्रुप में उसका स्मॉल साइज सबसे छोटा साइज है, जिसके कारण उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट होने के कारण उसकी कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा है। क्लियर है? और दूसरा पैरेलल कैरेक्टर क्या है कि वो टेट्रावैलेंसी है। बात समझ गए? अब जब आपने इतनी बात जानी है, हालांकि 10th में आपको पता होना चाहिए था, तो इससे रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन आपको और आना चाहिए कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी, ठीक है, अच्छा है, आपको याद है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे और किस काम के लिए दिया गया? तो चूंकि इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहां इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो
तो इसका जवाब ये है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी की डिस्कवरी के लिए मिस्टर वॉन हाफ को केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे तो अब हमें उनकी स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा, एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस तरीके से स्टडी करेंगे या कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लिखोगे कैसे और कितने टाइप से आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताई जाएगी कि आप कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें।